भी कहानियां हैं। ये कहानी सबसे दर्दनाक कहानियों में से एक है। अगर आपको सच बताऊं तो मैं इस कहानी को रिकॉर्ड करने में डर रहा था। ये कहानी मुझे एक ईमेल के द्वारा मेरे एक फॉलोअर ने भेजी थी। कहानी थोड़ी बड़ी है तो इसको 2 भागों में बांटा है। बिना देरी किए कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम राजू है और ये घटना मुझे मेरे पिताजी ने सुनाई थी। कहानी कितनी सच है ये तो पता नहीं, पर जब मैं छोटा था तब मैं पिताजी से जिद किए जा रहा था कि मुझे कोई डरावनी कहानी सुनाओ ना। तब उन्होंने मुझसे कहा था कि तुमने अपनी बुआ को नहीं देखा ना कभी, चलो आज मैं तुम्हें उसी की कहानी सुनाता हूँ। ये सच बात है कि मैंने अपनी बुआ को कभी देखा नहीं था। सुना था कि मेरे पिताजी जब छोटे थे तभी उनकी मौत हो गई थी। मैंने कभी उनकी कोई तस्वीर भी नहीं देखी। घर वालों को भी कई बार ये कहते हुए सुना था कि उनकी मौत बड़ी भयानक थी। घर में कोई उनकी मौत की बात करना नहीं चाहता था। अब मैं ये कहानी मेरे पिताजी की जुबानी सुनाता हूँ। कहानी तब की है जब हमारा गांव एक बहुत छोटा सा गांव था। बस कुछ 20 या 25 मकान थे गांव में। घर में लाइट तो थी पर कोई भरोसा नहीं होता था, कभी भी आती जाती रहती थी। गांव में जो भी मकान थे वो गांव से कुछ कुछ दूरी पर थे और बाकी जगहों पर बरगद, पीपल और नीम के पेड़ थे। कहीं छोटे पौधे तो कहीं कमर तक उगी हुई घास थी। अंधेरा होने पर गांव में इतना सन्नाटा फैल जाता कि घर के बाहर निकलने में भी डर लगता था। ऐसी ही एक रात जब अंधेरा काफी हो चुका था और मैं दूसरे एक गांव से अपने गांव वापस आ रहा था। रास्ता थोड़ा कच्चा होने की वजह से चलने में तकलीफ हो रही थी, तो मैं रास्ते को ढूंढता हुआ और आसपास देखते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। रास्ते में गांव वालों ने कुछ लाइटें तो लगाई हुई थी, लेकिन हमेशा की तरह वो आज भी बंद थी। अंधेरा बहुत ज्यादा था, पर फिर भी आंखों को अंधेरे की आदत पड़ने के कारण थोड़ी थोड़ी जगह नजर आ रही थी। सामने कुछ कुछ नजर आ रहा था। सन्नाटा इतना था कि हर तरफ झींगुर की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं हर एक आहट को सुनते हुए गांव की तरफ बढ़े जा रहा था। चलते चलते मेरा गला तक सूख चुका था। कभी कभी हम लोगों के बीच काफी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कहते हैं कि मैं किसी से नहीं डरता, लेकिन असली डर का एहसास तो ऐसे में होता है। असल में डर क्या होता है ये अंधेरे में पता चलता है, जब हम किसी सुनसान जगह पर अकेले होते हैं और वहां का माहौल भी उतना ही डरावना होता है। मैं जल्दी जल्दी अपने पैर जमाते हुए उस कच्चे रास्ते पर घर की तरफ बढ़े जा रहा था। मेरा घर अब भी कुछ दूरी पर था कि तभी मैंने एक बरगद के पेड़ के पास कुछ हलचल सुनी। मैं वहीं अपनी जगह पर रुक गया। मैंने तिरछी नजर से वहां देखा तो वहां कोई बैठा हुआ था। मैंने फिर उसे ठीक से देखने की कोशिश की और घबराते हुए उसे आवाज दी, कौन है? तो सामने से जवाब आया, भैया मैं हूं। वो मेरी बहन की आवाज थी। मैंने उससे कहा, नेहा तू जानती है ना कि आज अमावस की रात है, तू यहाँ क्या कर रही है? तो मेरी बहन ने रोते हुए कहा कि वो मैं अपने दोस्त के घर खेलने गई थी, पर खेल खेल में वक्त का पता नहीं चला। अंधेरा होने पर वो उनके घर से तो निकली थी, लेकिन किसी आवाज को सुनकर डर के मारे यहीं पेड़ के पीछे छुप गई। जब मैंने उसे हाथ लगाया तो वो डर के मारे बहुत बुरी तरह से कांप रही थी। तब मैं उसे पकड़ते हुए घर ले गया। वो डर रही थी कि कहीं माँ को पता ना चल जाए, वरना माँ बहुत मारेगी। माँ को बस इतना पता था कि वो अपने दोस्त के यहाँ खेलने गई है और वो मेरे ही घर आने का इंतजार कर रही थी। मेरी बहन उम्र में मुझसे 3 साल छोटी थी। उसकी उम्र तब 15 साल की हो चुकी थी और उस वजह से घर में आए दिन उसकी शादी की बातें हुआ करती थी। घर के अंदर आते ही वो सीधे पीछे रसोई की ओर चली गई। मैं भी माँ से बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया। उस रात नेहा ने खाना भी नहीं खाया। जब मैंने पूछा तो उसने कहा कि उसके पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। माँ ने बस उसे थोड़ा सा दूध दिया और हम सोने चले गए।
बीच रात एक बहुत अजीब सी गड़गड़ाहट भरी आवाज सुनकर मेरी और मेरी माँ की नींद टूट गई। हमने उठकर देखा तो सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। शायद लाइट चली गई थी, तो माँ ने अपने तकिए के पास रखी मोमबत्ती और माचिस निकाली। उसे जलाकर हम यहाँ वहाँ देखने लगे। पता नहीं तब वक्त क्या हो रहा था। तब मैंने मोमबत्ती की रोशनी में देखा कि नेहा अपने बिस्तर से उठकर बैठी हुई थी और एक अजीब सी गड़गड़ाहट भरी आवाज निकाल रही थी। मानो इसे आवाज दी, नेहा, नेहा क्या हुआ तुझे? ऐसे आवाज क्यों निकाल रही है? तभी किसी ने बाहर से दरवाजा खटखटाया। हमें लगा शायद पिताजी आए होंगे, लेकिन मैं अपने बिस्तर से उठता उससे पहले नेहा बिना कुछ कहे अपने बिस्तर से उठ के दरवाजा खोलने चली गई। मैंने अपने बिस्तर से उठते हुए उससे कहा, नेहा क्या कर रही है? रुक, मैं दरवाजा खोलता हूं। लेकिन तब तक उसने दरवाजा खोल भी दिया था और वो सीधा घर के बाहर चली गई। मैं कुछ समझ नहीं पाया कि उसने ऐसा क्यों किया। माँ भी उसकी यह हरकत देखकर थोड़ी घबरा गई थी। मैंने लालटेन जलाई और उसके पीछे पीछे चला गया। चलते चलते सीधे उस बरगद के पास जाकर रुक गई वो। मैंने उससे कहा कि नेहा, तू सच में पागल हो गई है क्या? ये क्या वक्त है यहाँ पर आने का? उसने उसी गड़गड़ाहट भरी आवाज में कहा, मुझे भूख लगी है, मुझे मांस चाहिए। एक पल के लिए तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी माँ पीछे दरवाजे पर खड़े होकर हमें ही देख रही थी। मुझे एक बात समझ नहीं आई कि बाहर तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, तो फिर दरवाजा किसने बजाया था? लेकिन तब मैं उस काले घने अंधेरे में और घने सन्नाटे में किसी आहट को महसूस कर पा रहा था। मैं नेहा को खींचते हुए घर ले गया और माँ से कहा कि उसे बहुत भूख लगी है और शायद इसी वजह से नींद में उठकर वो बाहर चली गई थी। माँ ने उसे खाना दिया, लेकिन नेहा ने रात भर उल्टियाँ की। उसकी तबीयत सच में खराब थी। दूसरे दिन मैं उसे पास के गांव में एक सरकारी अस्पताल में लेकर चला गया। वहां उसे दिखाया और दवाइयां लेकर हम वापस घर आ गए। पिताजी शहर के कारखाने में काम किया करते थे, तो ज्यादातर वो रविवार को ही घर आते थे और तब तक घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर रहा करती थी। उस रात के बाद से नेहा अब थोड़ी चुपचाप सी रहने लगी थी। दिन भर वो काफी शांत रहती थी, लेकिन रात होते ही उसमें बहुत अजीब से बदलाव देखने को मिलते। माँ का पूरा दिन तो घर के कामों में, खेतों में निकलता था, तो वो सब उसे इतना नजर नहीं आता था, पर मैं सब समझ रहा था कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। उसे बीच रात भूख लगने लगती थी। कुछ खाने को दो तो उल्टियां आनी शुरू हो जाती थी। पिछले 3-4 दिनों से उसे ये तकलीफ हो रही थी और अब तो उसे कई बार दिन में भी उल्टियां आनी शुरू हो गई थी। माँ को भी रात में जागना पड़ता था। उस वजह से माँ की भी तबीयत खराब हो गई थी। एक रात नेहा को हर रात की तरह उल्टियां आने लगी थी, तो माँ भी जल्दी से बाहर नहीं गई। नेहा उल्टियां करते हुए दरवाजे के बाहर बैठी हुई थी। बहुत वक्त हो गया था, लेकिन वो अंदर नहीं आई। तो कुछ वक्त बाद माँ उसे देखने के लिए उठकर बाहर चली गई। वहां कुत्ते भौंक रहे थे। देखा तो नेहा दरवाजे के पास बेहोश पड़ी हुई थी। कुत्तों के भौंकने की आवाज लगातार आ रही थी। माँ ने जल्दी से मुझे जगाया। मैं और माँ दोनों उसे उठाकर घर के अंदर ले आए। तब माँ ने जल्दी से हॉस्पिटल जाने को कहा। आस पड़ोस के लोगों को लेकर मैं उसे उसी वक्त हॉस्पिटल ले गया। सुबह तक उसे होश नहीं आया, लेकिन अचानक से दोपहर को वो अपने बिस्तर से उठकर बैठ गई। मैं तब एक कोने में बैठा उसकी हरकतों को देख रहा था। वो किसी से कुछ बात नहीं कर रही थी, बस शांत चुपचाप बैठी हुई थी, लेकिन उसकी नजर किसी चीज को घूर रही थी। मैंने उस तरफ देखा जिस तरफ नेहा देख रही थी। बहुत देर से घूर रही थी, तो वहां खिड़की में एक कौवा बैठा हुआ था। वो उसे घूरते हुए बहुत अजीब तरीके से हंस रही थी। उसी दोपहर उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज दे दिया गया था। हम अंधेरा होने से पहले घर पहुंच गए थे। उस रात भी नेहा ने ज्यादा कुछ नहीं खाया। रात के वक्त मैं खाट पर सो रहा था कि बीच रात मेरी कौवों की आवाज से नींद टूट गई। ये बहुत अजीब बात थी, क्योंकि रात के वक्त कभी कौवे या कोई पंछी आवाज नहीं करते। मुझे लगा कोई जानवर आ गया होगा।
मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो नेहा घर के आंगन में बैठी थी। वो शायद पूर्णिमा की रात थी और अंधेरा होने के बावजूद भी सब साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैं उठकर कमरे से बाहर गया तो माँ आराम से सो रही थी। घर का दरवाजा खुला था और मेरी बहन नेहा घर के आंगन में बैठी हुई थी। वो इतनी रात को वहां क्या कर रही थी पता नहीं। मैं उसे देख नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी पीठ मेरी तरफ थी। घड़ी में देखा तो रात के 2 बज रहे थे। मैंने दरवाजे से उसे आवाज दी, लेकिन उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा तक नहीं। तो मैंने दोबारा से उसे जोर से आवाज दी, नेहा, इतनी रात को बाहर क्यों बैठी है? वहां क्या कर रही है? और फिर उसने पलटकर मेरी तरफ देखा और वो मुझे चुप रहने के लिए कह रही थी। मैंने देखा कि उसने अपने दोनों हाथों में एक मरा हुआ कौवा पकड़ रखा था और वो उसके मांस को अपने दांतों से नोच नोच कर खा रही थी, किसी जानवर की तरह। वो देख मेरी फिर से आवाज देने की हिम्मत नहीं हुई। मैं माँ को जगाना तो चाहता था, लेकिन सोचा कि माँ को जगाया तो वो भी खामखा ये देख के डर जाएगी। उन दोनों को संभालना मेरे अकेले के बस में नहीं था। अगले ही दिन पिताजी घर आने वाले थे, तो सोचा कि पिताजी को सब बता दूंगा। ये सोचकर मैं फिर से अपने कमरे में चला गया और चुपके से खिड़की के बाहर देखने लगा। कुछ वक्त बाद नेहा धीमे कदमों के साथ घर के अंदर आ गई। अंदर से दरवाजे को बंद किया और वो सीधे बाथरूम में चली गई। मैं बस चुपचाप उसकी हरकतों पर नजर रख रहा था। तब मुझे अंदर से पानी की आवाज सुनाई पड़ी। कुछ ही देर में वो बाथरूम से बाहर की ओर आ गई और कमरे के एक कोने में लालटेन थी, उसे बुझाने लगी। लेकिन लालटेन को बुझाते हुए उसने बिना देखे गड़गड़ाती आवाज में कहा, मुझे घूरना बंद कर और सो जा। उस वक्त मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। मैंने उस कमरे का दरवाजा बंद किया और जाकर अपनी खाट पर सो गया। उस रात मुझे जरा भी नींद नहीं आई। अब फिर से बाहर देखने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। लगा कहीं वो दरवाजे के पास खड़ी हुई तो उसका सामना करने की मुझ में अकेले में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। दूसरे दिन पिताजी घर पर आ गए। घर आते ही वो नहा धोकर किसी काम से बाहर चले गए थे। वापिस आते आते उन्हें शाम हो गई थी। मैंने उन्हें शुरू से लेकर आखिर तक सारी बातें बताई जो मैंने महसूस की थी और अपनी आंखों से देखी थी। तब उन्होंने मुझे कहा कि अगर ये सच है तो मैं इस पर जरूर कोई उपाय करूंगा। उस रात पिताजी घर पर ही थे और मैं अकेले सोने की बजाय उनके साथ ही उनके कमरे में सोने चला गया। अब उस रात भी फिर वही हुआ। बीच रात हम सबको पानी की आवाज आने लगी। हमने उठकर देखा तो नेहा अपने बिस्तर पर नहीं थी। मैंने पिताजी से कहा वो जरूर बाथरूम में होगी। हमने बाथरूम की ओर जाकर देखा तो नेहा बाथरूम के एक कोने में सिकुड़ कर बैठी हुई थी और अपने एक हाथ से अपने ऊपर पानी पर पानी डाले जा रही थी। सबसे पहले तो माँ ने उसे आवाज दी, लेकिन नेहा को तो जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तो फिर माँ ने उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे रोकने की कोशिश की तो माँ का हाथ जल उठा और वो बाहर चली आई। माँ ने बताया कि नेहा को बहुत तेज बुखार है, इतना कि उसे छुआ भी नहीं जा रहा था। पिताजी ने उसे जाकर बाहर आने को कहा तो नेहा गुस्से भरी आंखों से उन्हें देखने लगी। उसकी आंखों में खून उतर चुका था और चेहरा सफेद पीला सा नजर आ रहा था। उसकी आंखें और चेहरा देख पिताजी भी थोड़े डर गए थे। तब मैं भी थोड़ा आगे बढ़ा तो वो जोर जोर से सांसें लेते हुए पिताजी